हाय बच्चों, ये बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक है। इसमें जब आप पृष्ठ 27 को आप जब पढ़ेंगे तो इससे ये सभी प्रमुख प्रश्न बनेंगे जो आपके चैप्टर को काफ़ी समझने में आसान करेंगे और ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न देखिए, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। सामंत जो थे अपनी क्षत्रिय चेतना रासायनिक शक्ति द्वारा किसे कमजोर करने का अवसर तलाशते थे। तो केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे, क्योंकि देखिए कोई भी सामंत जो थे किसी जो है शक्तिशाली राज्य के अधीन जो कमजोर राष्ट्र होते थे तो वह हमेशा शक्तिशाली राज्य के सामंत कहलाते थे। तो वह जब एक अधीनस्थ राष्ट्र थे तो वह हमेशा अपने जो शासक राष्ट्र हैं या शासक राजा जो हैं उनको हमेशा चाहेंगे कि कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी सभी शर्तों को उन्हें मजबूरीवश मानना पड़ता था, क्योंकि वह उससे शक्तिशाली थे। तो वो हमेशा कमज़ोर करने की तलाश में लगे रहते थे। मध्यकाल में उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति कौन थे? तो राजपूत। उत्तर भारत की जो प्रमुख शक्ति थे वो राजपूत थे। राजपूत शासकों की प्रमुख कमजोरी क्या थी? अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। तो यह इनकी प्रमुख कमजोरी थी। राजपूत में ही कुछ शासक जो थे कुछ ज़्यादा शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे, कुछ थोड़े कमज़ोर थे। तो वे और अगर वे आपस में ही एक दूसरे से हीन और श्रेष्ठ भावना से ग्रसित थे। तो वे आपस में एक दूसरे से सम्मान पाने के लिए या खुद को श्रेष्ठ अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वे युद्ध करते रहते थे। मध्यकाल में राजपूत शासकों के राज्यों के अलावा तो उत्तरी भारत में जो शासक, चूँकि राजपूत शासकों का प्रभुत्व पूरे उत्तरी भारत में था, तो राजपूत शासकों के अलावा कौन से दो राज्य थे? तो दो मुस्लिम राज्य थे, मुल्तान व मंसूरा। मंसूरा को सिंध भी बोलेंगे। फिर है मुल्तान के राज्यों में किसका प्रभुत्व था? तो सियाओं का प्रभुत्व था। देखिए, मुस्लिम संप्रदाय में दो शाखा है, सिया और सुन्नी का। तो यहाँ पे है सियाओं का प्रभुत्व था मुल्तान राज्य में। मंसूरा के राज्य में किसका प्रभुत्व था? तो अरब वंशी शासक का प्रभुत्व था, जिनका वह जो अरब वंश से रिलेटेड था, अरब देश के वंशज थे। तुर्क आगमन के समय भारतीय समाज में किसका अभाव था? तो यह शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता के बीच तालमेल का अभाव था। तो देखिए, ये तुर्क जो थे हमारे भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी थे। तो जब इनका आगमन हुआ था तो भारतीय समाज में क्या था? भारतीय समाज में उनके जो भारतीय समाज के जो शासक वर्ग थे, सैनिक थे एवं आम जनता के बीच आपसी तालमेल और एकता का अभाव था। छोटे छोटे राष्ट्र में पूरा देश बटा हुआ था और किसी के बीच भी प्रेम का भाव नहीं था, एकता का भाव नहीं था, एक राष्ट्रवाद का विचार नहीं था कि सभी राष्ट्र एक है, हम सब एक हैं और मिलके एक साथ बढ़ेंगे। वो कुछ नहीं था। सब छोटे छोटे राष्ट्र में बटे थे, उनके अलग अलग शासक हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो है उनमें आपसी तालमेल का अभाव था। प्रशासन के महत्वपूर्ण पद, सेना के कुछ पदों पर किसकी नियुक्तियां वंशानुगत थी? तो ऐसा था कि प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पद जो थे, सेना और कुछ और ज़्यादा जैसे प्रशासनिक पद थे उस समय के, वो सभी उन पर नियुक्तियां क्या थी? वंशानुगत हुआ करती थी। ब्राह्मणों तथा राजपूतों की, मतलब उनके जो पुत्र होते थे ब्राह्मण के जो उस पद पे थे, उनके पुत्र राजपूत जो उस पद पे थे, उनके पुत्र उनके बाद उस पद पर योग्य होते थे उस पद के लिए। लेकिन अगर उसमें योग्यता हो या ना हो, बस उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण और राजपूत में, तो वो उस पद के लायक माने जाते थे, जो बिल्कुल ही गलत था। किस वजह से लोगों की विचारधारा संकुचित हो गई तथा उसमें बाहरी आदान प्रदान ना रहा? वर्ण व्यवस्था के कारण। तो
वर्ण व्यवस्था के कारण क्या था कि विचारधारा लोगों की संकुचित हो गई और उसमें बाहर आ रहा। अगर मान लीजिए किसी पद पे हम ब्राह्मण और राजपूत को उस पद पे बिठा देंगे और वह पोस्ट उनके लिए एकदम आरक्षित हो जाएगा, तो दूसरे वर्ग के लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, वो अपने विचार को नहीं बना पाएंगे, वो वहाँ उसमें उस जगह पे जो कार्य है नहीं कर पाएंगे, अगर उसमें योग्यता है तो भी और वो अयोग्य भी है तो भी। तो इस प्रकार से क्या था कि बाहरी लोगों का उसमें जो है वर्ण व्यवस्था की वजह से था, विचारधारा आदान प्रदान नहीं हो पाई। तारीख हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा समान नहीं है, तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। यह किसने कहा? अल बरूनी ने कहा था। देखिए, यह अल बरूनी जो था यह महमूद गजनबी के साथ आया था। तो ये अल बरूनी एक इतिहासकार थे। इन्होंने जो यहाँ का अध्ययन किया तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के लोग जो है इस भावना से ग्रसित हैं कि जैसे कि वो अपने आप को आई एम द बेस्ट की भावना से ग्रसित है कि जो है हम हैं और हमारे जैसा कोई नहीं है। और यह जो है ये विचार बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि है जो हमारी जो ज्ञान जो है वो हमेशा बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं और उसमें जैसे हम किसी विचार को बनाते हैं, हमारे देश ने किसी विज्ञान का आविष्कार किया या हमारे देश ने किसी विचारधारा का निर्माण किया या विचार किसी प्रकार के सोच को डेवलप किया, तो उसमें हमेशा हम अगर अच्छे विचार आए तो उसमें उनको इंक्लूड करेंगे और उसमें नए नए आविष्कार करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का इनके अध्ययन के अनुसार, अल बरूनी के विचार के अनुसार, कि यहाँ के हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास था कि भारत के समान कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं। तो यह एक भारतीय समाज को बंद, एक तरह से यहाँ के समाज को एक बंद समाज के रूप में बता रहा था कि वो कहीं से कुछ लेना नहीं चाहता था, वो खुद को संपन्न रखना चाहता था, वो अपने आप को संपन्न मानता था। महमूद गजनबी से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे पेज नंबर 27 से। अब देखिए, महमूद गजनबी से गजनी क्या था? आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित छोटा सा राज्य था गजनी। गजनी जो है अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य था। इस छोटे से राज्य का जो निवासी था यह महमूद गजनबी था। इसने हमारे पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। देखिए, सिर्फ यही भावना के कारण गजनी राज्य की स्थापना किसने की थी? एक तुर्क सरदार ने। जो एक तुर्क सरदार था उसने गजनी राज्य की स्थापना की थी। महमूद कौन था और क्या चाहता था? तुर्क सरदार का एक उत्तराधिकारी, और वह गजनी को शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। तो वह गजनी को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से महमूद ने किन राज्यों को जीतना चाहा? मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से को उसने जीतना चाहा था साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से, क्योंकि वह गजनी को एक साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। तो मध्य एशिया के कुछ भागों पर अधिकार किया था, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को। महमूद ने 1010 में से 1025 के बीच उत्तर भारत के किन नगरों पर आक्रमण किया? उन नगरों पर जहाँ संपन्न मंदिर थे। तो देखिए, प्रारंभ में उनका उद्देश्य जो था यहाँ से धन लेके जाना था, यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से नहीं था, यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ की संपत्ति को ले जाना था। तो इसी उद्देश्य से 1010 से 1025 के बीच जो है उन नगरों पर जहाँ संपन्न मंदिर थे, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे काफ़ी धन है, यहाँ पे लोग आस्था का केंद्र है और मंदिर ही यहाँ के जो है ज्ञान का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है, यहाँ पे काफ़ी जो है दान होते हैं।
तो ये उन नगरों पर जहाँ संपन्न मंदिर थे वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया। महमूद गजनवी द्वारा लूटे गए प्रमुख संपन्न नगर मंदिर कौन कौन थे? तो मथुरा थे, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन व सोमनाथ। लूटे गए मंदिरों में प्रमुख मंदिर कौन थे? गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो थे लूटे गए मंदिरों में प्रमुख मंदिर थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो है 1030 में हुई थी। आक्रमण का प्रभाव जो था क्या हुआ था? पेज नंबर 28 से है ये प्रश्न। आक्रमण का प्रभाव, यहाँ महमूद गजनवी से प्रश्न था। तो महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो लगभग 17 बार आक्रमण किया था। प्रत्येक विजय अभियान के बाद महमूद धन लूटकर कहाँ वापस जाता था? तो अपनी देश गजनी वापस जाता था।